नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हाजिर हैं आप सबके समक्ष और इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं। यानी इतिहास को हम कैसे जान पाते हैं कि उक्त काल में कौन कौन सी विशेषताएं थीं और क्या क्या हमें मिला, उसके आधार पर हम इतिहास का समग्र अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत जो होते हैं वो मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। तो वो कौन कौन से स्रोत होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो एक मिनट में बस थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। चलिए, तो इतिहास को जानने के कौन कौन से दो मुख्य स्रोत होते हैं। दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं यानी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है, कौन कौन से काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल आता है, आद्य ऐतिहासिक काल आता है, ऐतिहासिक काल आता है। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य में होता क्या क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें अभिलेख आता है। ठीक है, अभिलेख आता है, मुद्रा एवं सिक्के आते हैं, प्राचीन स्मारक या भवन आते हैं, मूर्तियां आती हैं, मृदभांड आते हैं और चित्रकला आता है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्खनन के आधार पर जो है इतिहास को जानने का प्रयास किया जाता है। तो उत्खनन के आधार पर इतिहास को जानने के दो तरीके होते हैं। एक होता है लंबवत उत्खनन और दूसरा होता है क्षैतिज उत्खनन। तो एक होता है लंबवत उत्खनन और दूसरा क्षैतिज उत्खनन। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, सॉरी, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन, दो प्रकार के उत्खनन करते हैं। तब हमें पता चल पाता है कि कौन कौन से वहाँ पर संस्कृतियाँ मिली, कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो देखिए लंबवत उत्खनन के जो मुख्य समर्थक हैं मार्टिमर व्हीलर महोदय है। लंबवत उत्खनन में क्या होता है कि जो खुदाई होती है वो जैसे कोई सतह हो गई मृदा की, तो यहाँ पर कोई संस्कृति के साक्ष्य मिले थोड़े बहुत, यहाँ पर सपोज कोई संस्कृति के साक्ष्य मिले या नहीं भी मिले, तो कोई निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे रेल लाइन बिछाया जा रहा था 1920 उसके लगभग, तो यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। तो क्या हुआ, बाद में चल के यहाँ पर खुदाई हुई। तो जब खुदाई हुई तो डिगिंग हुई, तो ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे खुदाई होती है तो उसे हम कहते हैं लंबवत उत्खनन। ठीक है, तो इस काल मतलब इस उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस क्षेत्र में देखा जाता है कि कितनी संस्कृतियां विकसित हुई। जैसे सपोज यहाँ पर एक संस्कृति मिली, यहाँ एक संस्कृति मिली, यहाँ एक संस्कृति मिली, तो कितने संस्कृतियों का विकास हुआ उसका पता लगाने के लिए ये लंबवत उत्खनन किया जाता है। मार्टिन व्हीलर महोदय ने इसको वर्गीकृत किया है, लंबवत उत्खनन को कराया था। और क्षैतिज उत्खनन यानी हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से खुदाई शुरू किए और ऐसे खोदते चले गए, यहाँ से खुदाई शुरू किए और ऐसे खोदते चले गए। तो इसका क्षेत्र विस्तार कितना दूर है, यानी हम कहते हैं ना कभी कि फलाना संस्कृति इतना वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है, या जब कोई रोड बनाना होता है तो हम किलोमीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो
ये कितना दूर तक इस कार्य को किया गया, ये होता है क्षैतिज उत्खनन। अब देखिए, उत्खनन से हमें क्या मिलता है? संस्कृतियाँ मिलती हैं। क्या मिलता है दोस्तों? संस्कृतियाँ मिलती हैं। अब जब संस्कृतियाँ मिलेंगी, चाहे हम क्षैतिज उत्खनन करें या लंबवत उत्खनन करें, लंबवत उत्खनन करेंगे तो ही हमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ मिलती हैं, और क्षैतिज उत्खनन करते हैं तो उसका क्षेत्र विस्तार हमें पता चलता है। अब देखिए, उत्खनन जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी संस्कृति मिलती है? तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ मिलती हैं, जैसे एकल संस्कृति हो गया, मुख्य या प्रमुख संस्कृति हो गया, और बहुसंस्कृति हो गया। संस्कृति का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, संस्कृति, ठीक है, यानी कल्चर, यानी कि जिस तरीके से हम उस समय में या इस समय में, वर्तमान समय में या पूर्व के काल में जैसा हम पहनावा पहनते हैं, ठीक है, जैसे हम रहते हैं, हमारी रहने की जीवन शैली क्या है, हमारा दिनचर्या क्या है, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, और हमारा खान पान क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके का व्यवसाय है, आदि आदि, ये सब चीज़ें हमें संस्कृति के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं लंबवत उत्खनन की ओर। तो लंबवत उत्खनन में क्या है? सबसे पहले याद रखिए मार्टिमर व्हीलर महोदय को। इन्होंने क्या किया था? काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा लंबवत उत्खनन को दी थी। यानी लंबवत उत्खनन करते हैं तो उससे हमें काल मापन की जानकारी पता चलती है, ठीक है। इसके तहत खुदाई का कार्य तब तक चलता है जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए। यह खुदाई सामान्यतः स्थल के कुछ भाग तक ही सीमित होती है। इसके द्वारा संपूर्ण सभ्यता के विस्तार का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। अपितु हम विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि देखिए, कहना क्या चाह रहे हैं ये, कि जब हम लंबवत उत्खनन करते हैं, यानी ऊपर से नीचे करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका विस्तार कितना है, ठीक है, इसे तो हम जान नहीं सकते हैं। इसका प्रत्यक्षीकरण यानी पता हम नहीं लगा सकते हैं कि कितने दूर तक फैला है, बशर्ते कितने संस्कृतियों का विकास हुआ है उस क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार की कितने संस्कृति हुए और कालक्रम क्या रहा, ठीक है, उसका हम पता लगा सकते हैं। कालक्रम पता कैसे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड है, और भी मेथड है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्षैतिज उत्खनन की ओर। क्षैतिज उत्खनन के तहत व्हीलर महोदय ने क्या बोला था कि किसी संस्कृति के सर्वांगीण परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पुरातत्व काल के विशेष से संबंधित संपूर्ण अथवा उसके विस्तृत भाग की खुदाई करना, ये क्या कहलाता है? क्षैतिज उत्खनन। यानी कि जहाँ तक मिलता जाए कोई भी साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, तो जहाँ तक मिलता जाए वहाँ तक खुदाई करना। यानी कि सपोज आप कहीं मिट्टी खोद रहे हैं और वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार का खनिज मिला, तो जब तक मिलता जाएगा तब तक आप खुदाई करते रहेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि मिलना नहीं है तो आगे क्यों खुदाई करना, ठीक है। तो क्षैतिज उत्खनन वह साधन होने के कारण बहुत कम किया गया है, क्योंकि भाई क्षेत्र विस्तार जब होगा तो व्यय तो होगा ही, और जब व्यय होगा तो ये जो है इकोनॉमिक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि हमारा जब धन खर्च होता है तो हम जो है सोचते हैं कि कम
खुदाई करके ही या कम अपव्यय में ही हमारा काम चल जाए। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण एवं समग्र चित्र हमारे सामने प्रस्तुत ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम क्षैतिज उत्खनन करते हैं तो क्षैतिज उत्खनन करने के दौरान क्या होता है कि संपूर्ण क्षेत्र में तो खुदाई हुई नहीं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे जो भारतीय इतिहास के अनेक अवस्थाएं रहीं उनके भौतिक जीवन का पूर्ण एवं समग्र चित्र हमारे सामने प्रस्तुत ही नहीं हो पाता है। यानी हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कि हमारा वास्तविक स्थिति क्या था। और भारत में यह खुदाई सीमित स्तर पर की जाती है। अब देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने बताया था कि संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो एकल संस्कृति या मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या है एकल संस्कृति? एकल संस्कृति क्या है? जब किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार की संस्कृति का विकास हो। ठीक है, यानी वहाँ जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही प्रकार की संस्कृति थी, तो हम उसे एकल संस्कृति की संज्ञा देते हैं। जहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान हो, ठीक है, और खुदाई करते वक्त जो है एक कोई प्रमुख संस्कृति हमें प्रस्तुत हो, यानी कि उसकी मात्रा, क्वांटिटी बोले तो कोई भी विशेष प्रकार का जो है पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है, अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसे हम प्रमुख संस्कृति या मुख्य संस्कृति कह सकते हैं। बहुसंस्कृति क्या है? बहुसंस्कृति कई संस्कृतियों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो क्या है, उसमें एक कॉलोनी रहती है और कॉलोनी में साउथ इंडियन भी लोग रहते हैं, नॉर्थ इंडियन भी रहते हैं और गुजराती भी रहते हैं, मारवाड़ी भी रहते हैं, हिंदी बेल्ट के भी लोग रहते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये बहुसंस्कृति। ठीक है, अब देखिए अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो है, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत हैं या जो हम उत्कीर्ण करते हैं तो उसी को हम लोग अभिलेख करते हैं। ठीक है, तो अभिलेख को हम लोग विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, जैसे कि अभिलेखों को संबंधित विज्ञान की शाखाएं क्या है, प्राचीनतम विश्व की अभिलेख क्या है, अभिलेखों का अंकन या उत्कीर्णन कैसे होता है, अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का विकास कैसे हुआ, अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपियाँ कौन सी है, अभिलेखों का प्रकार कैसे है। इस पॉइंट को हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, अभिलेख से संबंधित विभिन्न विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो जो पुरालेख शास्त्र है उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। पुरालिपि शास्त्र है इसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं। पुरातत्व शास्त्र है इसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र में क्या होता है, इसके माध्यम से अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब कोई अभिलेख मिल गया हमें और उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसे पुरालेख शास्त्र कहेंगे, या उसी को हम लोग कहेंगे एपिग्राफी। यानी कि जब हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, आ जाइए पैलियोग्राफी पर। जब हम अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन भाषा और लिपि का अध्ययन किया जाता है। जब हम उसमें भाषा और लिपि का जब अध्ययन करते हैं तो पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, पुरातात्विक शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र या आर्कियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राचीन वस्तुओं
का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति, किसकी, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उनकी व्याख्या करने का कार्य किया जाता है। एक मिनट दोस्त। अब देखिए क्या है दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम अभिलेख देखें तो किसे हम मानते हैं, बोगजगोई अभिलेख, ठीक है, 1400 BC का। ये कहाँ मिला है, तुर्की मध्य एशिया माइनर में। इसे हम संधि अभिलेख भी कहते हैं, हित्ती अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है, इसी को। और इसमें क्या होता है, हित्ती वंश एवं मितानी वंश के बीच संधि जो है उसका वर्णन मिलता है। और इसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछता है कि बोगजगोई अभिलेख के अनुसार 4 प्रमुख वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वो कौन कौन से थे। तो इंद्र थे, मित्र थे, नासत्य थे और वरुण थे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जो हमारा वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं हमारे भारत में, तो उनमें क्या क्या है, इंद्र का 250 वर्णन, अग्नि का वर्णन मिलता है 200 बार, वरुण और मारुत का वर्णन मिलता है, सोम का वर्णन मिलता है और मित्र का वर्णन मिलता है, नासत्य या अश्वनी कुमार का वर्णन मिलता है जो कि चिकित्सा के देवता हैं। अब यहाँ पर ये किस लिए लिखा गया है, आप यहाँ पर तुलना करेंगे किसके किसके मध्य, आप यहाँ पर तुलना करेंगे किसके किसके मध्य। तो एक मिनट, आप यहाँ पर तुलना करेंगे इनके मध्य, यानी बोगजगोई अभिलेख में कितने देवता हैं, ठीक है, और उनका वर्णन हमारे वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता हैं उनमें क्या समानताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर इंद्र का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर भी इंद्र का वर्णन मिलता है, यहाँ पर मित्र का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर भी मित्र का वर्णन मिलता है, यहाँ नासत्य का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर भी नासत्य का वर्णन मिलता है, यहाँ पर वरुण का वर्णन मिलता है तो यहाँ पर भी वरुण का वर्णन मिलता है। अब दे देगा कि क्वेश्चन आ जाएगा कि बोगजगोई अभिलेख में, सपोज क्वेश्चन आ गया कि बोगजगोई अभिलेख में अग्नि का वर्णन कितनी बार किया गया है। तो आपको पता है कि बोगजगोई अभिलेख में तो अग्नि का वर्णन है ही नहीं, तो हम एक भी बार टिक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभिलेखों का अंकन कैसे होता है और किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अभिलेख जो होते हैं उनका अंकन जो है किस पर हमें मिलता है। तो प्राचीन मोहरों पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो हमारी है हड़प्पा सभ्यता, उस पर जो है अभिलेखों का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा के मोहरों पर जो है हमें मिलता है और इसमें क्या है, चित्रलिपि का प्रयोग किया गया कर विचारों या अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है ना। तो हमारा जो हड़प्पा कालीन जो मुहर है उस पर क्या है, चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए शिलास्तंभ जो शैलक्रम के चट्टानों को पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में एवं संपूर्ण भारत में मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शिलास्तंभ जो है सबसे ज़्यादा मिलते हैं। स्तूपों पर देखा होगा आप लोगों ने, जैसे
कि सम्राट अशोक के स्तूप बहुत ही विख्यात हैं। लगभग 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया था। और इन स्तूपों को कुछ इतिहासकार लिखते हैं, का मानना है कि शशांक ने तुड़वाया था। अब अशोकों की कुछ स्तूप इस प्रकार के हैं। सांची का स्तूप, ठीक है, अशोक ने बनवाया था, जिसे हीनयान और महायान से संबंधित है। और इसे मरम्मत किसे करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत का स्तूप अशोक ने बनवाया था, इसका भी मरम्मत पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। अमरावती का स्तूप, इसे सातवाहन और इक्ष्वाकु ने बनवाया था। तो ये सब क्या है? स्तूप है, ठीक है। तो स्तूपों पर भी हमें अभिलेखों का अंकन मिलता है। अब चट्टानों पर देखेंगे तो चट्टानों पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के शासक, ठीक है, और उनके जो सीमाएं थीं उसकी जानकारी मिलती है। देखते होंगे आज भी जो है एक चट्टान लगा दिया जाता है इस तरीके से, आज भी इस तरीके से एक चट्टान लगा दिया जाता है और इस पर लिखा रहता है कि यहाँ सीमा फलाने कोतवाली का प्रारंभ, या यहाँ पर किसी और जिले का सीमा समाप्त। तो इस तरीके से चट्टानों पर भी हमें दिखता है। ताम्रपत्रों पर, तो ताम्रपत्र क्या थे? दान पत्र एक प्रकार के। इस पर भूमि अनुदान के वर्णन मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ताम्रपत्र पर भी। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण देखेंगे तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का सहगौरा अभिलेख जो गोरखपुर से मिला है, ये क्या है? ताम्रपत्र का उदाहरण है, ठीक है। मंदिरों के दीवारों पर अभिलेखों का अंकन किया गया है। जैसे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पर विशेष रूप से क्या है? चोल मंदिर की दीवारों पर हमें रामायण और महाभारत के जो श्लोक हैं वो उत्कीर्ण किया गया है। ये सब हम सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे चल करके, बशर्ते अभी बस थोड़ा थोड़ा जो है आप देख लीजिए कि किस तरीके से अभिलेखों का अंकन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब ईंटों पर आ जाते हैं। ईंटों पर क्या है? दक्षिण भारत के मठों में लगी ईंटों का वर्णन में क्या है? अभिलेखों का वर्णन मिलता है। और इसमें हमें विभिन्न प्रकार के धर्मों का जो है वर्णन मिलता है, जैसे हिंदू धर्म और जैन धर्म। इन दोनों प्रकार के धर्मों का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। तो दक्षिण भारत के जो मठ हैं उसके ईंटों में हमें हिंदू धर्म और जैन धर्म के अभिलेखों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मूर्तियों पर देखेंगे तो मूर्तियाँ आप लोगों को पता होंगी कि गांधार शैली की मूर्तियाँ, मथुरा शैली की मूर्तियाँ और अमरावती की शैली की मूर्तियाँ। तो गांधार शैली की मूर्तियाँ जो है विशेष रूप से वो शक व कुषाण से संबंधित हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ कुषाण व गुप्त शासकों से संबंधित हैं। अमरावती सातवाहन से संबंधित हैं, ठीक है। और सारनाथ शैली जो है ये गुप्त शासकों से संबंधित है। तो ये अभिलेख कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर उकेरे जाते हैं, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये हमें इसकी एक संक्षिप्त जो है जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इन सभी प्रकार के अभिलेखों का वर्णन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राचीन इतिहास की ओर बढ़ें और वहाँ से प्राचीन इतिहास को समझते हुए आगे के कालक्रमों को देखा जाएगा। अब देखिए संगम, यह दक्षिण भारत के प्रमुख 4 वंश जो होते हैं कौन कौन से हैं? संगम वंश,
संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश। शैल के मंदिर जो दक्षिण भारत में मिलेंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया। मंडपम शैली इसकी विशेषताएं है। तो ये सब सारी विशेषताएं हम लोग देखेंगे, तो अभी इसमें परेशान नहीं होते हैं हम लोग, ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मंदिर का वर्णन आया कि मंदिरों पर जो है अभिलेखों का वर्णन मिलता है। तो मंदिर निर्माण की शैली जो है मुख्य रूप से मूल शैली होती है और मिश्रित शैली होती है। तो मूल शैली में नागर और द्रविड़, नागर जो है उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली है और द्रविड़ जो है दक्षिण भारत की निर्माण शैली है। दक्षिण भारत में कौन कौन से आते हैं? पल्लव, चोल, विजयनगर और नायक, ये 4 प्रकार के आते हैं। मिश्रित शैली क्या होता है? नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का संयुक्त रूप होता है। तो इसमें सजावट पक्ष जो होता है वो नागर शैली, यानी उत्तर भारत की जो नागर शैली है उसकी विशेषता क्या है? सजावट पक्ष जो है ज़्यादा अलंकृत होता है। तो दक्षिण भारत में जो बेसर शैली है, जिसे हम मिश्रित शैली भी कहते हैं, तो उसमें नागर शैली जो है कि जो सजावट वाला या अलंकरण वाला पक्ष है वो लिया गया है। और संरचना यानी निर्माण कैसा होगा, यानी कि उसका नींव कैसा होगा, आगे का जो है ऊपर का जो है संरचना पक्ष कैसा होगा, वो द्रविड़ शैली से लिया गया है। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों की विशेषताओं, दोनों के संयुक्त प्रक्रिया द्वारा जो है किसका निर्माण होता है? बेसर शैली का, ठीक है। तो बेसर शैली इन दोनों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और आगे फिर मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है इतिहास को जानने का स्रोत कैसे कैसा होता है, और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि अभिलेख, मुद्रा, सिक्के, प्राचीन स्मारक, मूर्तियाँ, मृदभांड और चित्रकला, ये सब देखने को मिलती है। तो अभी ये इसका पाठ जो है समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ अभिलेख का ही वर्णन किया है। तो अभिलेख कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे हम लोग जो है ये अभी हम लोगों ने देखा है, आगे जो है आगे की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन हो या जहां भी आपको लग रहा है कि समझने में असुविधा हो रही है, तो उसको ज़रूर मेंशन करें, और उसमें समय डाल दें कि इतने मिनट पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या आपके द्वारा बताई गई बात ये स्पष्ट नहीं हो पाई। जो भी है, आपको जो भी प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।